हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन ऑफ थैंक्स की, जो कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ। आर्टिकल 87 जो है वो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट जो है वो स्पेशल एड्रेस कर सके। कब? जब साल का पहला सेशन स्टार्ट हो या जनरल इलेक्शन के बाद, जब हाउस के अंदर मीटिंग हो सारे एमपीज और एमएलए की। राइट, एमएलए तो नहीं होंगे, एमपीज होंगे। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ओथ दिलवाते हैं, सामूहिक ओथ दिलवाते हैं सारे इलेक्टेड एमपीज को। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो स्पीकर का चुनाव होता है ना। उसके बाद स्पेशल एड्रेस का जो टाइमिंग होता है वो हर साल माने सेशन से पहले ये कंडक्ट किया जाता है, और ये दोनों ही हाउस को साथ में संबोधित किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा। सिर्फ 1977 एक ऐसा ईयर था जब राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण नहीं किया गया था, विशेष भाषण नहीं दिया गया था किसी भी सदन में। ना हम बात करेंगे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राइट। जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा जब ये भाषण, जो भी स्पीच होता है, स्पेशल एड्रेस दिया जाता है, तो उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स पास होता है। मोशन ऑफ थैंक्स हमारे यहाँ ये विदेशी प्रथा है। ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था यहाँ पे थी, उसमें ब्रिटेन की जो वहाँ पे जो मतलब क्राउन प्रिंस थे या प्रिंसेस क्वीन थी, उनके लिए थैंक्स मोशन पास किया जाता था, जो कि हमारे यहाँ आज भी पास किया जाता है। बट ये इस रिस्पेक्ट में होता है कि ये राष्ट्रपति के लिए थैंक्स मोशन है टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये मोशन पास नहीं होता है तो इसके क्या मायने मतलब निकलते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले समझिए, ये मोशन पास करना है, इसकी जानकारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा दी जाती है। आर्टिकल 87 के तहत प्रेसिडेंट भाषण देते हैं, और आर्टिकल 87 का जो पॉइंट 2 है, सेक्शन 2 है, उसके तहत लीडर ऑफ हाउस का भाषण रहता है। यानी कि प्रेसिडेंट के भाषण के बाद पीएम का भाषण काफ़ी ट्रेंडिंग होता है, और उसमें वो अपने सरकार के अचीवमेंट्स को बताते हैं, और जो भी उनको कहना होता है वो उसी टाइम पे वो प्रेजेंट करते हैं। हालांकि सभी मेंबर्स को, जो भी किसी भी पार्टी के होते हैं, उनको ये टाइम दिया जाता है कि अपनी बातों को रख सकें। और टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 86 सब सेक्शन 1 के तहत राष्ट्रपति के भाषण के बाद कौन सी पार्टी को कितना समय मिलेगा, कौन से एमपीज कितनी देर बात करेंगे, इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टाइम का, वो चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा एज सच हमारे यहाँ कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो जनरली एक प्रथा होती है कि टोटल जो ड्यूरेशन है सेशन का, और जो टोटल एमपीज है अलग अलग पार्टी के, उस हिसाब से उनको टाइम दिया जाता है। नाउ हम बात करेंगे क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। देखो, मोशन ऑफ थैंक्स अगर पास नहीं हो पाता तो ये माना जाएगा कि सरकार कॉन्फिडेंस में नहीं है। ये कैसी सरकार है जो थैंक्स मोशन ही पास नहीं करा पाई, यानी सरकार मेजोरिटी में नहीं है। तो एक तरह का थ्रेट होता है, सरकार को चैलेंज होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी सरकार में जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ये शो करता है। तो सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके लिए अलग अलग जो हमारे यहाँ रास्ते हैं, जैसे कि आप मनी बिल का रिजेक्शन कर सकते हैं, जो कि नहीं होता है, लेकिन मनी बिल का रिजेक्शन हुआ इसका मतलब नो कॉन्फिडेंस हो रहा है। या फिर जो हाउस के अंदर जो मोशन होता है, एडजर्न मोशन, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, या फिर कट मोशन के थ्रू, ठीक है, या अलग अलग जो इश्यूज होते हैं उन पे गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर क्रिएट करके ये कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा क्या क्या जो इम्पोर्टेंट डेटा था वो हमारे सामने प्रेजेंट किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये इम्पोर्टेंट डेटा क्यों प्रोजेक्ट हमारे सामने प्रेजेंट किया गया, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसलिए जानेंगे बिकॉज़ 5 साल कंप्लीट होने जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में हमारे यहाँ सेटअप हुई थी आफ्टर इलेक्शन, राइट। तो 5 सालों में इस मिनिस्ट्री ने क्या-क्या बड़े काम किए हैं, उसकी जो अचीवमेंट्स है वो यहाँ पे जो है बताई जा रही है। तो यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो जल शक्ति है, उनके द्वारा सबसे पहले जो काम किया गया वो है ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाना पूरे देश में। और ये ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पोर्टेबल वाटर, टैप वाटर के माध्यम से 2019 में लॉन्च किया गया। हालांकि जो जल जो है यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके लिए अलग से योजना या स्कीम ला करके पूरे देश में कानून बना सकती है। तो जो जल जीवन मिशन है, राइट, वो इसी का पार्ट है, जिसमें सरकार जो है वो राज्य सरकार के साथ मिल करके इस योजना को लागू करेगी। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा या जो टेक्निकल चीज़ें होंगी वो सरकार प्रोवाइड करेगी, केंद्र सरकार राज्यों को। नाउ जल जीवन मिशन में जो भी धनराशि दी जाएगी उसका 2% जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को इस बात पे खर्च करना पड़ेगा कि जल की जो क्वालिटी है वो कैसी है, यानी मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस में। मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस होगा कैसे? ये होगा लैब में। लैब में जा कर के, यानी कि
जो टेस्टिंग किट्स होंगे उसमें वाटर का जो सैंपल होगा उसकी टेस्टिंग की जाएगी, और ये टेस्टिंग किसी साइंटिस्ट के द्वारा नहीं बल्कि कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही की जाएगी। भारत में 2118 ड्रिंकिंग वाटर जो टेस्ट लेबोरेटरीज हैं वो सेटअप किए गए हैं। इसी योजना के तहत गांव से यानी कि कम्युनिटी से 5 व्यक्ति को ट्रेन किया जाएगा इसके लिए। फीमेल हो तो बहुत अच्छा। और उसके बाद टेस्टिंग के बाद इसके जो डेटा है उसको WQMIS पोर्टल पे लॉन्च किया जाएगा, यानी कि वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस पर इस डेटा को अपलोड किया जाएगा जिससे ये देखा जा सके कि वाटर की क्वालिटी कौन से एरिया में कैसी है। नाउ जल जीवन मिशन के तहत फोकस किया गया है बेसिकली उन एरिया को जहाँ पे जो जो लोग हैं वो SC ST पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे अवेयरनेस कम है, यानी कुल मिला के कहें कि जो एस्पिरेशनल एरिया है या जो एरिया JEAES है, यानी JE का मतलब जो जापानीज इंसेफलाइटिस से प्रेरित मतलब अफेक्टेड है, या जो एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम से जो है ग्रसित है। ये JE और AES यानी कि बहुत अलग अलग बैक्टीरिया वायरस से अफेक्टेड कंटामिनेटेड वाटर पीने के बाद या गंदा पानी पीने के बाद जो है इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। और ये ज़्यादातर उन एरियो में देखा जाता है जो एरिया काफ़ी अवेयर नहीं है, यानी जहाँ पे अवेयरनेस की कमी है। तो SC ST एरिया जो होते हैं या जहाँ पे SC ST एरिया जहाँ पे SC STs का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, राइट, तो वो बहुत ही वल्नरेबल एरिया हो जाता है। तो इसी योजना के तहत जो गवर्नमेंट है वो 0.5% जो खर्च है वो इस स्पेसिफिकली उन गांवों पे करेगी जो JEAES है। देखिए इस आर्टिकल में हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, जो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपे हुए हैं। इन बिटवीन लाइन को आपको देखना पड़ेगा, एंड बहुत सारे MCQ यहाँ से बनेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मंत्रालय जो नई मंत्रालय थी और वो 5 साल अपना कंप्लीट की है, तो उनकी रिपोर्ट्स उनके डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे इन बिटवीन कि 61 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो JEAES के तहत अफेक्टेड हैं, और उनमें जो है पानी नल से जल जो है पानी का जो व्यवस्था है वो 8 लाख पहले था, जो बढ़ करके 216 लाख पॉइंट 04 लाख पहुंच गया है आपकी 30 जनवरी 2024 तक। तो ये डेटा गवर्नमेंट ने दिया। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि वैसा एरिया जहाँ पे SC ST डोमिनेशन ज़्यादा हो या 10% आबादी का SC ST हो, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो वाटर अवेलेबिलिटी है, राइट, टैप वाटर का जो मतलब एक्सेसिबल है वो वहाँ मैंडेटरी है। साइड बाय साइड प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि PM जनमन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थैंक्स मोशन में प्रधानमंत्री का भाषण मेन इंपॉर्टेंट होता है, और इसके लिए आर्टिकल 87 सेक्शन 2 ये प्रोविज़न है कि लीडर ऑफ द हाउस से वो अपनी बात को रखेंगे। तो लीडर ऑफ द हाउस की स्पीच में जो PM जनमन है उस पर फोकस किया गया, और उन्होंने कहा कि जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ, जिनकी संख्या 75 यानी 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ, तो इनके उत्थान के लिए PM जनमन जो है वो जो है लॉन्च किया गया, और इसके बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आए। एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो PVTG है ये 1973 में देवर कमीशन के रिपोर्ट पे बनाए गए थे। पहले ये होते थे PTG यानी कि पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप, लेकिन बाद में पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बन गए। याद आपको रखना है, पहले इसमें 52 जो ग्रुप्स हैं ट्राइब्स के उनको जोड़ा गया था, बाद में 23 जोड़ा गया, तो कुल मिलाकर के 75 ट्राइबल्स ग्रुप हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनको पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है देवर कमीशन के रिकमेंडेशंस पे। उड़ीसा एकमात्र हमारा ऐसा राज्य है जहाँ पे जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप है वो उनकी संख्या सबसे अधिक है। नाउ हम बात करेंगे हर घर जल इनिशिएटिव की। तो हर घर जल जो इनिशिएटिव है हमारे यहाँ, उसके तहत जो पोर्टेबल वाटर है, राइट, उसकी जो सप्लाई है एडुकेट मात्रा में वो हर घर में पहुंचनी चाहिए, चाहे वो गांव हो या शहर हो। हर घर जल जो मिशन है वो जल जीवन मिशन के अंदर ही आता है। इसके तहत अगर हर घर में जल है तो हर गांव में भी जल होगा,
यानी कि जितने भी घर हैं उनमें अगर जल है तो पूरे गांव के अंदर जल होगा, और जब पूरे गांव के अंदर जल होगा तो उस गांव को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये सर्टिफिकेट जो है वो बाकायदा ग्राम सभा के द्वारा रेजोल्यूशन पास करा करके और जो राज्य सरकार है उनके द्वारा रिकॉग्नाइज करके सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे एक तरह का कंपटीशन की भावना क्रिएट हो और जो है हर घर में जल अवेलेबल हो। अभी तक के डेटा के हिसाब से 2 लाख से अधिक ऐसे गांव हैं जिनमें हर घर जल फैसिलिटी पहुंच चुकी है, लेकिन सर्टिफिकेशन का काम 1 लाख घरों में हुआ है, 1 लाख गाँव में हुआ है, सॉरी, बिकॉज़ सर्टिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट देती है, और जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है बहुत ही डिटेल से चेक करने के बाद दिया जाता है, क्योंकि अगर एक भी घर छूट जाएगा तो योजना उतनी फलीभूत नहीं हो पाएगी। नाउ स्टेट को ये पावर है कि वो स्पेशल ग्राम सभा का ऑर्गेनाइज करके भी ये जल हर घर जल सर्टिफिकेशन दे सके, राइट। लेकिन मॉनिटर हर घर होना चाहिए। नाउ हम बात करेंगे कि जो वाटर कंजर्वेशन है उसके लिए हमारे यहाँ क्या चल रहा है। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए हमारी पॉलिसी है जीरो वाटर जीरो वेस्ट वाटर। हम किसी भी तरीके से पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। इसी उद्देश्य के साथ हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाओं को लागू किया गया है जिसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाए हैं, आई कैन से। लेकिन 2015 में अमृत योजना लॉन्च की गई थी जिसमें 500 सिटी को टारगेट किया गया था, 485 शहर थे और 15 मर्ज शहर थे, मतलब गांव और शहर मिक्स थे। जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि पानी जो नले का पानी है वो रोड पे बह रहा है, नल फूट गया है, पाइपलाइन जो है फूट गई है, पानी गिर रहा है, तो पानी हमारा वेस्ट हो रहा है, राइट। तो उसके तहत जो है अमृत योजना लॉन्च की गई थी और स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था कि वो एरिया जो 60% जहाँ की आबादी जो है वो शहरी आबादी हो, उन पे ये अमृत फेज 1 लॉन्च हुआ था। और बेसिकली इसमें जो है पानी सीवेज है ना, सीवरेज या जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उस पे व्यवस्था, उसको ध्यान देना, और जो यातायात वाले क्षेत्र हैं, यानी जो नॉट जो नॉन मोटराइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है, जैसे कि कोई गली है पतली सी तो वहाँ पे गाड़ी जाएगी नहीं, पैदल नहीं जाना है, तो वैसे ही जगहों पे जो है पानी वानी का व्यवस्था सही होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बूस्ट होना चाहिए अमृत के तहत। नाउ अमृत 2 लॉन्च किया गया था 2021 में, जिसमें भी जो है सेल्फ रेजिलिएंट वाटर रिसोर्सेज बनाने थे और इसमें रिजुविनेट करना था वाटर बॉडीज़ को, राइट। और जो वाटर वेस्ट हो रहा है उसको रोकना था। नेशनल पॉलिसी हमारे यहाँ थी नहीं है, बट ये 2012 की पॉलिसी थी। और इसमें जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारा कैसे होगा, कैसे हम डिसैलिनाइज करेंगे, यानी जो पानी है उसमें जो लवण है उनको हम कैसे हटाएंगे, डिसैलिनाइजेशन करेंगे, उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्या फंड होना चाहिए, ये इंश्योर करना जो है इस पॉलिसी के अंदर था। नाउ इसके अलावा हमारे यहाँ स्पेसिफिकली दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वहाँ के लिए UBBL लॉन्च की गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो दिल्ली का पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको दूर करने के लिए और जो वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए जो है यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज आए थे। साइड बाय साइड जो हम देखेंगे, अर्बन एंड रीजन डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ URDPFI गाइडलाइंस 2014 में आया था ना। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसके तहत जो दूसरी बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर एंड रिवर सिटीज़ अलायंस एक ऐसा अलायंस है जिसमें शहर जो नदियों के किनारे बसे होते हैं उनका एक ग्रुप है। तो ये सभी मिलकर के जो है वाटर मैनेजमेंट और वाटर अर्बन एरिया में वाटर मैनेजमेंट का क्या प्लानिंग होना चाहिए उस पर वर्क कर रहे हैं, जिसमें 30 बड़े शहर हैं और जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, और 142 ऐसे रिवर सिटीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ इसके आगे हम देखेंगे, देखिए इसमें ना एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो भी चीज़ें डिस्कस की गई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप एक सिर्फ जल शक्ति नहीं पढ़ रहे हैं, आप जल शक्ति मंत्रालय के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ रहे हैं आप। आपको समझ में आ रहा है, आप एक साथ जो है 15-20 स्कीम्स के बारे में पढ़ रहे हैं एडिशनली, राइट। नाउ नेशनल डिजास्टर ऑफ जो लार्ज डैम है हमारे यहाँ, उनके लिए जल शक्ति मंत्रालय का क्या कार्य है, क्या डेटा सामने रखा गया। देखिए हमारे जो डैम है ना वो अभी सही कंडीशन में नहीं है, तो डैम सेफ्टी रिव्यू जो है वो जल शक्ति मंत्रालय करती है, और इनके हिसाब से हमारे यहाँ जो डैम है 234 ऐसे डैम है जो 100 साल से पुराने हैं। इन डैमों को रिपेयर करने के लिए, इनको बूस्ट करने के लिए हमारे यहाँ ड्रिप
जो है योजना लॉन्च की गई थी, दैट इज़ अ डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। और इसके तहत डैम सेफ्टी को इंश्योर किया गया था। डैम का फेज 1 था, 2021 में कंप्लीट हुआ। 198 डैम जो है इसके तहत अच्छे से सेफ्टी कंडीशन में पहुंच पाए, जो कि 7 राज्यों से थे। नाउ डैम का जो ड्रीप है उसका फेज 2 और फेज 3 लॉन्च हुआ, जिसमें 736 डैम पे वर्क किया गया। वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के द्वारा जो है इसमें फंड दिया गया। 408 डैम पे कार्य पूरा हो चुका है और बाद बाकी जो कार्य हैं वो चल रहे हैं। डैम सेफ्टी एक्ट हमारे यहाँ 2021 का है, जो ये क्लियरली अपने सेक्शन 38 के तहत ये कहता है कि हर राज्य को मानसून से पहले और मानसून के बाद सर्विलेंस कराना होगा डैम का क्या कंडीशन है, नहीं तो किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर में हम फंस सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर नहीं होगा, ये फेलियर होगा मैनेजमेंट सिस्टम का, और इसके चलते डिजास्टर आ जाएगा। अगर डैम सेफ नहीं होगी तो किसी भी तरह की घटना घट सकती है। नाउ हमारे यहाँ कितना वाटर अवेलेबल है पर कैपिटा, तो ये बताया गया इसकी हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है उनके द्वारा कि 2019 में एक जो है टाइटल रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, दैट इज़ रीअसेसमेंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया यूजिंग जो है आपके स्पेस इनपुट, जिसमें सेंट्रल वाटर कमीशन ने बताया था कि 2021 से 31 यानी 10 साल में हमारे पास जो पानी अवेलेबल है 1486 क्यूबिक पर जो है पर सेंटीमीटर जो पानी अवेलेबल है प्रति व्यक्ति, वो घट करके हो जाएगा 1367 क्यूबिक मीटर पर पर्सन। यानी हमारे यहाँ 10 साल के अंदर पानी जो प्रति व्यक्ति है वो घटने वाला है 1486 से 1367। समझ गए? क्या जो डेफिनेशन है वो क्या है उसे समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति किसी एरिया में जो है 1700 क्यूबिक मीटर पानी से कम अगर पानी अवेलेबल है तो वो एरिया वाटर स्ट्रेस वाला एरिया है। और अगर किसी एरिया में प्रति व्यक्ति 1000 क्यूबिक मीटर से पानी कम अवेलेबल है तो वहाँ पे वाटर है ही नहीं, वाटर की स्कार्सिटी है, कमी है। अब आप समझिए, आप 1400 में हो, 1300 में जाओगे 10 साल के अंदर, और नाव अगर 1000 पहुँच जाते हैं तो वाटर की कमी हो जाएगी, तो क्या कंडीशन होने वाला है हमारा। इसके लिए क्या रोकथाम की व्यवस्था चल रही है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो हमारा अभी रिपोर्ट आया है वाटर का यूज़ कैसे हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, तो ग्लोबल वाटर जो यूज़ हो रहा है ग्राउंड वाटर्स में 26% अकेले इंडिया यूज़ कर रहा है। और बेसिकली हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इसी पे निर्भर करता है। तो हमारे यहाँ क्या योजनाएं लॉन्च की गई हैं जो एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सके और जो वाटर मैनेजमेंट है उसको भी बूस्ट कर सके। उसके लिए पीएम जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो लॉन्च की गई थी, और जिसके तहत जो है इरिगेशन के लिए एक्सेलरेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिसमें 99 ऑन गोइंग जो आपके मेजर या मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट थे 7 फेजों में इसको कंडक्ट किया गया 2016-17 के टाइम पीरियड में। बहुत ही प्रायोरिटाइज मैनर में राज्य सरकार के साथ कंसल्ट करके 58 जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इसके लिए जो वर्थ था वो 93,068.56 करोड़ रुपीस खर्च कर चुकी है सरकार। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और अन्य अन्य कदम उठाए गए जिसे हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बॉडी को समझ लें। ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन बॉडी है ये एक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है भारत सरकार को। जो जल शक्ति मंत्रालय है उनको बहुत सारी चीज़ों में वाटर के रिगार्डिंग क्या क्या कैसे कंडीशन चल रहे हैं उसको देखने का काम करती है। इसमें एक सेक्रेटरी होते हैं जिनको जो है एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माना जाता है। जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काम क्या है आप देख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, राइट, मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट वाटर, वाटर डिस्प्यूट, राइट, वाटर डिस्प्यूट अगर होता है नदियों का बंटवारा विवाद राज्यों के बीच में, तो यही बॉडी पहले एक्शन लेती है। सिविल स्ट्रक्चर कैसा होगा, वाटर डिजाइन, वाटर रिसोर्सेज का जो सर्वे होगा या इन्वेस्टिगेशन होगा वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट का, हाइड्रोलॉजी, फ्लड या फ्लड का फोरकास्टिंग, हाइड्रोलॉजी के बारे में बताना, बेसिन प्लानिंग मैनेजमेंट, एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज कैसा है, डैम सेफ्टी कैसा है, हाइड्रोमैग्निकल डिज़ाइन वाटर बॉडीज़ का कैसा है, रिवर मैनेजमेंट कैसा है, वाटर मैनेजमेंट कैसा है, यही काम ये करती है। नाउ मैं बता रही थी आपको कि गवर्नमेंट का क्या क्या जो है वो योगदान रहा है, क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप ली है हमारे यहाँ पर कैपिटा वाटर को इंश्योर करने के लिए। दूसरा जो कदम है वो है कैड डब्ल्यू एम प्रोग्राम, दैट इज़ अ कमांडेड एरिया डेवलपमेंट
वाटर मैनेजमेंट, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो हर खेत को पानी के तहत यानी कमांड करके, ये खेत है यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो हर खेत को पानी के तहत जो है कमांडेड एरिया में वाटर मैनेजमेंट को कैसे बूस्ट करना है वो किया जा रहा है पीआईएम के द्वारा, दैट इज़ अ पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट के द्वारा। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अलग अलग फेज के माध्यम से बहुत ही डिफरेंट लेवल पे वाटर अवेलेबिलिटी कराया जा रहा है, बहुत ही मेजर के साथ, मतलब कम खर्च में अच्छा प्रोडक्शन हम कर सकें। सेकेंडली हमारे यहाँ एक बॉडी सेटअप की गई, दैट इज़ अ ब्यूरो ऑफ वाटर यूज़ इफ़िशियंसी, जो ये बताएगी कि इरिगेशन से ड्रिंकिंग वाटर से लेकर के वाटर सप्लाई तक या पावर जनरेशन तक या इंडस्ट्री में हम पानी का कहाँ कितना और कैसे यूज़ करेंगे। दूसरा हमारे यहाँ जो फसल है वो एक नई फसल लॉन्च की गई सरकार के द्वारा, सही फसल। ये फसल ऐसी लैब में डिज़ाइन फसल होगी जो कम वाटर में भी अच्छे से ग्रो कर सके, पर इसका जो न्यूट्रिशन है वो डेफिशिएंट नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी की कमी के कारण जो फसल है वो तो उग जा रही है, अनाज भी उग जा रहे हैं, पर उसमें न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की कमी आ गई है, तो ऐसा नहीं है। तो ये हो गया। नाउ अमृत महोत्सव के टाइम पे मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया था, जिसमें जितने भी पंचायती राज्य जितने भी हमारे पंचायत है, नेशनल पंचायती राज्य के डे पे 75 जो वाटर बॉडीज़ हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो बनाने का या रिजुवनेट करने का काम किया गया। यानी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 वाटर बॉडीज़ को सेटअप करना है अमृत महोत्सव में। अमृत सरोवर नेशनल जो पंचायती राज डे था 24 अप्रैल को, उस दिन ये लॉन्च किया गया था। नाउ JSACTR, दैट इज़ अ कैच रेन, है ना, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके 4 मेन पॉइंट्स थे। ये जो 4 मेन पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे? वो है नंबर 1 वाटर कंजर्वेशन रेन हार्वेस्टिंग के माध्यम से। दूसरा जो है जियो टैगिंग करना, यानी कौन कौन से क्षेत्र में वाटर अवेलेबल है उनको मॉनिटरिंग करना। मेकिंग इन्वेंट्री करना, वाटर बॉडीज़ की प्रिपरेशन करना, साइंटिफिक प्लान बनाना, या पता करना कि कहाँ पे वाटर है, कैसे साइंटिफिकली उसको अप्रोच किया जा सकता है। सेटिंग करना जल शक्ति केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में। और जो है मतलब जो एफोरेस्टेशन होता है या जो जंगल काटे जाते हैं उनको कम करना, जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाना। डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे, जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा। डीआरडीओ में टेस्टिंग की गई अभ्यास की, और यह हीट अभ्यास, दैट इज़ अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास सक्सेसफुली लॉन्च किया गया डीआरडीओ के द्वारा, और ये उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ। ये काफ़ी स्टेट ऑफ आर्ट से बना हुआ है। स्टेट ऑफ आर्ट मतलब खुद हमारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है ना। यहाँ पे हम देखेंगे इसे जो है हैदराबाद बेस्ड जो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी है वहाँ पे इसे जो है इसकी जो है कॉन्फ्रेंसिंग की गई। इसको इसमें जो एक्सेलरेशन का जो एक मतलब क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन जो हाई होती है उसको रिड्यूस करके लॉन्च करने का जो टारगेट होता है वो यहाँ पे सेटअप किया गया है एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी के अंदर ना। जो डीआरडीओ है वो इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में एडीए सिस्टम इस्टेब्लिश की है, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट जो सिस्टम है इसके अंदर इस्टेब्लिश्ड है, जो रियलिस्टिक मायने में जो भी थ्रेट्स इसके सामने आएगा, जो विफन या हथियार इसके सामने आएगा उससे ये सामना कर सकेगा, और ये जो है रिप्लाई कर सकेगा, टारगेट को हीट कर सकेगा। राडार में ये नहीं पकड़ आएगा। विजुअल या इंफ्रारेड किसी भी तरीके का जो रे होगा उससे ये पकड़ में नहीं आ पाएगा, एस्केप कर जाएगा ये। और लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर बनी हुई है, जो इंटीग्रेटेड मैनर में प्री फ्लाई या पोस्ट फ्लाई जो है इसके सारे जो हथियार है, इसके जो टूल्स है उनको चेक करेगी, और इसका जो डेटा होगा वो भी रिकॉर्डेड होगा। प्री फ्लाई या पोस्ट फ्लाई इसके डेटा को लेकर के एनालिसिस किया जा सकता है। अभ्यास बहुत ही कम पैसे में लॉन्च की जाने वाली एक हमारी मिसाइल है। नाउ अभ्यास को बनाने में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स प्लस LNT प्लस हमारे DRDO का हाथ है। इसकी जानकारी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने दी। नाउ हम बात करेंगे ग्रैमी अवार्ड, जो कि उस्ताद जाकिर हुसैन और उनकी टीम यानी उनकी जो बैंड टीम है शक्ति उनको मिला है। और ये जो अवार्ड है
ये ग्रैमी अवार्ड मतलब आप समझ रहे बहुत ही म्यूज़िक लेवल पे बहुत ही हाईएस्ट लेवल का ये अवार्ड होता है। और इसके लिए हमारे यहाँ जो शक्ति बैंड है उस्ताद जाकिर हुसैन की, जिसमें उस्ताद जाकिर हुसैन खुद, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, ठीक है, सिल्वा गणेश, वी गणेश, राजगोपाल, ये इनके टीम मेंबर्स हैं जो अलग अलग जो अलग अलग ट्रेडिशनली म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है उनको प्ले करते हैं। जो ग्रैमी अवार्ड है वो 0 से 11 कैटेगरी में मिलता है, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग म्यूजिक्स के लिए, जैसे कि पॉप डांस, इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक, रॉक मेटल, अल्टरनेटिव म्यूजिक, ज़ाज़ा ट्रेडिशनल। तो इंडिया को मिला है 4th नंबर का जो पॉइंट है ज़ाज़ा ट्रेडिशनल पॉप के तहत, राइट। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें 9 कैटेगरी होती है, जिसमें हमारे इंडिया को ये जाकिर उस्ताद हुसैन को ये प्राइज़ ग्रैमी अवार्ड उनकी टीम को मिला। ना अलग अलग जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक के लिए है, राइट, पोएट्री के लिए भी है, इंजरिंग कंपोजिशन अरेंजमेंट के लिए भी है, चिल्ड्रन कॉमेडी या ऑडियो बुक के लिए है, नरेशन स्टोरिंग, राइट, विजुअल मीडिया, राइट, इन सभी चीज़ों के लिए है। तो मतलब जो भी म्यूजिक से रिलेटेड, क्या वॉइस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उसमें ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ओवरऑल जो ग्रैमी विनर रही हैं वो है आपकी टेलर स्विफ्ट, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इनके गाने के ऊपर इतने मतलब मैं क्या बोलूँ, इस तरीके के लोगों का रिएक्शन होता है, इतने लोगों के अंदर एनर्जी आ जाती है कि एक जंप से अर्थक्वेक आ जाता है, ये सच है। इनके एक इनका एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट किए और एक साथ सभी ने जंपिंग और डांसिंग स्टार्ट कर दी, और एक शॉट ऑफ जो है मतलब 3 और 4 के बीच का जो मैग्नीट्यूड होता है उतने मतलब पॉइंट का झटका यानी अर्थक्वेक देखने को मिला था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है अपने आप में ना। यूएस सीनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया इंडिया का MQ-9B ड्रोन ड्रिल। एक्चुअली में जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने इंडिया के पीएम को इनवाइट किया था स्पेशल गेस्ट के तौर पे, तो 31 ड्रोन MQ-9B ड्रोन हम खरीदने वाले थे। बट चूंकि जो खालिस्तानी का जो इश्यूज चला और खालिस्तानी जो की डेथ हुई वहाँ पे, जिसमें इंडिया का हाथ है ऐसा बताया गया है, राइट। तो उसके बाद से जो जो बाइडेन के पार्टी के जो सीनेट्स हैं उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। क्योंकि हर देश की अपनी पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के रिगार्डिंग हर पार्टी ये चाहेगी कि वो अपने जनता के इंटरेस्ट की बात करे, लोक लुभावन बातें करे, जिसके तहत ये डील को थोड़ी से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। एंड नाउ चूँकि ये वहाँ की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं था कैंसिल होना, इसलिए ये डील को फिर से जो है वो मतलब रीस्टार्ट कर दिया गया है। और 31st जो ड्रोन है, 31 जो ड्रोन है एक्चुअली में, वो MQ-9B वो इंडिया परचेज करने वाला है। तो सेफ्टी के ख्याल से ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दी आज का